नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आज हम चर्चा करने वाले हैं पार्टिकुलरली हमारी सरकारी कंपनी बीएसएनएल की, जो कि नेटवर्क प्रोवाइड कर रही है, हम लोगों तक इंटरनेट और संचार की सुविधा अवेलेबल करा रही है पार्टिकुलरली सस्ते रेट में। लेकिन आज के समय में देखा जाए सरकार का सपोर्ट उतना बेटर नहीं है, जिसके चलते चलते ये कंपनी पिछड़ गई है और इतनी ज़्यादा लॉस में चल रही है। जब जियो जैसी कंपनियों ने 5G ला लिया है, एयरटेल आइडिया 5G लेकर के आ रहे हैं, तो फिर बीएसएनएल को क्यों आपने पिछड़ा के रखे। इसके अलावा इसका जो कमज़ोर नेटवर्क है, जब तक जहाँ जगह जगह पर हम लोग टावर खड़े नहीं करेंगे तब तक के हम हमारे सिग्नल को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सकते। इसके अलावा जियो और एयरटेल जैसी कंपनियां जब सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट लेने लग गई हैं, तो बीएसएनएल क्यों इस मामले में पीछे है। बीएसएनएल यदि सैटेलाइट के माध्यम से पूरे ऑल ओवर इंडिया में नेटवर्क प्रसारित करेगा तो सबसे ज़्यादा यूजर्स इसी के होने वाले हैं। सैटेलाइट के माध्यम से यदि इंटरनेट हमारे मोबाइल में आ रहा है तो वो बहुत फास्ट होगा और उसकी क्वालिटी अदर जगह से बेटर रहेगी। पहाड़ी एरिया में आपको टावर खड़े करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर हम चर्चा करने वाले हैं भारत संचार निगम लिमिटेड के पुनरुद्धार मतलब रिवाइवल को लेकर के हाल ही में चर्चा हुई है, जिसमें बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप जैसी अमेरिकन कंसल्टेंसी फर्म की भागीदारी पर क्वेश्चन खड़े हो रहे हैं। बीएसएनएल ने बीसीजी को 132 करोड़ की फीस दी है, आप सोचिए, और बीसीजी ने वर्कफोर्स रिडक्शन जैसी सिफारिशें भी करी हैं, मतलब कर्मचारियों की संख्या कम करो। सबसे पहले तो हमें समझने की ज़रूरत है कंसल्टेंसी फर्म्स आखिर होती क्या है। कंसल्टेंसी फर्म्स वे कंपनी होती हैं जो विभिन्न ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपर्ट एडवाइस और स्ट्रेटजिक सॉल्यूशन प्रोवाइड करती हैं। जैसे कि अब ये कंपनी बीएसएनएल को करेगी, बोलेगी कि आप ये काम करिए, आप ये कदम उठाइए। एक कदम तो उसने पहले ही बोल दी है कि आपके यहाँ जो काम करने वाले लोग हैं ना, फटाफट इनको रिटायर करो। बिजनेस स्ट्रेटजी आपको बताएंगे कि कैसे करके आप ग्रोथ कर सकते हैं, मार्केट में एक्सपांसन कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे आ जाता है फाइनेंशियल एडवाइजरी, मतलब बोलती हैं कि आप इन्वेस्टमेंट करिए, कहाँ आपको इन्वेस्टमेंट करना है, कैसे करके आप कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं। फिर आ जाता है आईटी कंसल्टिंग, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन में ये हेल्प करती हैं। साथ ही साथ एचआर कंसल्टिंग भी होती हैं, जो कि वर्कर्स लोगों को कैसे करके आप मैनेज करेंगे उसके ऊपर ये काम करती हैं। इसके अलावा यदि देखा जाए कुछ फेमस ग्लोबल कंसल्टेंसी फर्म्स के नाम कौन से हैं, उसमें सेकंड नंबर पे आ जाता है बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, जो कि बीएसएनएल को कुछ सलाह मशवरा देने वाली है। इसके अलावा मैकिन्से एंड कंपनी, डेलॉयटी, पीडब्ल्यूसी, अर्न्स्ट एंड यंग, ये कुछ कंसल्टेंसी फर्म्स हैं। इसके अलावा हमें थोड़ी सी बेसिक जानकारी देखना था भारत संचार निगम लिमिटेड के बारे में, बीएसएनएल के बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी देखना था। भारत संचार निगम लिमिटेड भारत सरकार के स्वामित्व मतलब गवर्नमेंट आउंड वाली एक टेलीकॉम कंपनी है। ये देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में मोबाइल, ब्रॉडबैंड और लैंडलाइन सेवाएं प्रोवाइड करती है। बीएसएनएल की स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर सन 2000 को। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन के अंडर में ये है कहना चाहिए, और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अभी तक देखा जाए तो 4G तक तो ला चुका है बीएसएनएल, 2G 3G 4G। इसके अलावा इसका ब्रॉडबैंड एंड फाइबर इंटरनेट चलता है, लैंडलाइन की सर्विस प्रोवाइड करता है, इंटरप्राइज सॉल्यूशन भी देता है, जैसे कि कारपोरेट और गवर्नमेंट क्लाइंट्स के लिए। तो ये तो कहना चाहिए बीएसएनएल से जुड़ी थोड़ी सी बेसिक जानकारी थी। अब हम चर्चा कर लेते हैं, सीधे एडिटोरियल की तरफ चलते हैं और एडिटोरियल में हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या बोला जाता है। हाल फिलहाल में देखा जाए बीएसएनएल और एक कंपनी है बीसीजी, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, इन दोनों के बीच में सौदा हुआ है। अमेरिकन कंसल्टेंसी फर्म्स ने क्या बोला है कि आप कर्मचारियों की संख्या कम करो, तब जाकर के साथ आप प्रॉफिट कमा सकते हैं।
पब्लिक सेक्टर में कंसल्टेंसी फर्म्स का प्रभाव तेज़ी के साथ में बढ़ते जा रहा है। और ये प्रभाव क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आप खुद से तो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दूसरे की सहायता ले रहे हैं, दूसरे से सलाह मशवरा ले रहे हैं। बीएसएनएल का मामला अकेला नहीं है कि पब्लिक सेक्टर में एक्सटर्नल कंसल्टेंसी फर्म्स पर हम निर्भर हो गए हैं, डिपेंडेंसी है हमारी। लेकिन पिछले कुछ सालों में देखा जाए, हर सेक्टर में ऐसी चीज़ें हमको देखने को मिल रही हैं। न केवल भारत में बल्कि वर्ल्ड लेवल पर भी सरकारें इन कंपनियों की सेवाओं पर बहुत ज़्यादा आजकल खर्चा करने लगी हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फ्रांस ने 2021 में कंसल्टेंसी सर्विस पर 1 बिलियन वहाँ की मुद्रा खर्च करा था। ऑस्ट्रेलिया ने 2021-22 में एक्सटर्नल लेबर हायर पर लगभग 21 बिलियन डॉलर ऑस्ट्रेलियन डॉलर खर्चा किया है। तो आप सोच सकते हैं, ना केवल इंडिया में, वर्ल्ड लेवल पर भी ये चीज़ हमको देखने को मिल रही है। वहीं यदि हम चर्चा कर लें भाई, एक्सटर्नल कंसल्टेंसीज पर निर्भरता बढ़ क्यों रही है, इसकी समीक्षा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बीएसएनएल और अन्य जो सरकारी कंपनियां हैं, बाहरी कंसल्टेंसी फर्म्स की भागीदारी को लेकर के कहना चाहिए करवा तो ले रही हैं, लेकिन इससे जुड़ी बहुत सारी चिंताएं हैं, जैसे कि लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। मतलब ये जो कंसल्टेंसी फर्म्स होती हैं स्ट्रेटजिक एडवाइस देती हैं, लेकिन अगर उनके सुझाव फेल हो गए तो उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बीसीजी ने बोला बीएसएनएल को आप ये 3-4 काम करिए, और इसके बाद बीएसएनएल हमारी घाटे से नहीं निकल पाई, तो बीसीजी को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि पूरा भार बीएसएनएल और भारतीय टैक्स पेयर्स पर पड़ने वाला है। इसके अलावा स्टेट कैपेसिटी पर भी इसका असर पड़ सकता है। देखिए, कंसल्टेंसी कंपनियों पर ज़्यादा निर्भर रहना सरकारी संस्थाओं की इंटरनल क्षमता को कमज़ोर कर देता है। कर्मचारियों को निर्णय लेने और समस्या समाधान की ट्रेनिंग नहीं मिल पाती है। प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करके करेंगे? वो सामने वाली तो बस सुझाव दे रही है। हर नए प्रोजेक्ट के लिए एक्सटर्नल कंसल्टेंसी की ज़रूरत बनी रहती है, जिससे सरकारी संस्थाएं सेल्फ रिलायंस नहीं हासिल कर पाती। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हमको देखने को मिलता है। कंसल्टेंसी फर्म्स अक्सर कई सारे क्लाइंट्स के साथ काम कर रही हैं, जिनमें कंपटीशन और रेगुलेटर्स शामिल हो सकते हैं। इससे ये सवाल उठ जाता है कि क्या ये कंपनियां इम्पार्शियल होकर के सलाह दे रही हैं कि नहीं दे रही हैं। चौथे नंबर का पॉइंट आ जाता है पब्लिक सेक्टर वर्सेस प्राइवेट सेक्टर प्रायोरिटीज़। देखो, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस का लक्ष्य क्या रहता है? लोगों को सस्ती सुविधाएं देना, ताकि उनको कम पैसे में ज़्यादा सुविधाएं मिली। जैसे कि बीएसएनएल करती है, उसका रिचार्ज आप करवाएंगे तो बाकी कंपनियों से उसका सस्ता पड़ता है। तो ये सोशल ऑब्जेक्टिव के हिसाब से काम कर रही है। बीएसएनएल का मुख्य उद्देश्य डिजिटल डिवाइड को ख़त्म करना था। गांव देहात में टावर लगाओ और उनको बातचीत की सुविधा दो, नेट की सुविधा दो। लेकिन यदि कॉस्ट कटिंग स्ट्रेटजी अपनाई जाती है तो बीएसएनएल अपनी सामाजिक जिम्मेदारियां पूरी तरह से नहीं निभाएगा। बीएसएनएल क्या बोल देगा, मेरे को भी अपना रिचार्ज बढ़ाना है, अब मैं कैसे करके अपना घाटा पूरा करूंगा। तो हम बात कर लेते हैं कि बेहतर विकल्प क्या हो सकता है। मरियाना मुजेक्टो और रोजी कोलिंगटन ने अपनी किताब द बिग कॉन में सुझाया है कि पब्लिक सेक्टर को एक्सटर्नल कंसल्टेंसी फर्म पर निर्भर रहने की बजाय अपनी आंतरिक कैपेबिलिटी को ठीक करना चाहिए। जैसे कि आपके जो एम्प्लॉई हैं वो बेटर हों, अच्छी खासी उनको ट्रेनिंग मिली हो, इनोवेशन को आप बढ़ावा दीजिए, स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी होना चाहिए, तब जाकर के अपन कहना चाहिए बेटर तरीके से आगे बढ़ सकते हैं और सरवाइव कर सकते हैं। बीएसएनएल कई सालों से फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है। इसकी क्या क्या रीजन हो सकते हैं? प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों से उसको कंपटीशन मिल रहा तगड़ा, जैसे जियो, एयरटेल और आइडिया। 4G और 5G लॉन्च में बीएसएनएल ने बहुत देरी कर दिया है। अभी तक 4G की सेवा तक आप नहीं ला पाए हैं, जबकि प्राइवेट कंपनियां 5G तक पहुंच गई हैं। रिवेन्यू डिक्लाइन, लॉसेस के कारण बीएसएनएल को सरकार से वित्तीय सहायता लेनी पड़ रही है। इसके अलावा आउटडेटेड टेक्नोलॉजी हो गई है। बीएसएनएल का इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट कंपनियों की तुलना में बहुत पुराना है। इसके अलावा यहाँ पर ऊंचा कर्मचारी व्यय भी है।
मतलब बीएसएनएल के पास सरकारी टेलीकॉम कंपनियों में सबसे अधिक कर्मचारी हैं, जिससे इसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो काफ़ी बढ़ गई है।